हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एस के यादव सर की क्लास में स्वागत है। जैसा कि फिजिक्स की सिलसिला क्लास 10th का अपना जारी है, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर का अध्ययन अच्छे से कर करके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको अपलोड कर दिया गया है। ये अपना चौथा चैप्टर का शुरुआत हुआ है, जिसमें पार्ट 1 वीडियो में आपको हम विद्युत के बारे में जानकारी दी है कि इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत आवेश ये सब क्या है। आज जो अपना पार्ट 2 वीडियो है, इसमें हम लोग प्रतिरोध को समझेंगे और प्रतिरोध से रिलेटेड जितने भी बातें इन सब का अध्ययन कर डालेंगे। ओके, शुरुआत करते बिना समय गंवाए कि रेसिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध क्या है। यही क्वेश्चन है आपका, प्रतिरोध क्या है। सबसे पहले तो आप चालक, अचालक, अर्धचालक, अतिचालक पिछले वीडियो में देख लिए थे। चालक कहने का सेंस वैसा पदार्थ कहा जाए जिसे करंट प्रवाहित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टर, यानी बोले तो चालक कहते हैं। तो चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। अगर मान लीजिए ये कोई चालक पदार्थ है, इसे करंट मान लीजिए जाए, तो इनमें एक ऐसा क्वालिटी हो, ऐसा गुण हो जो इस करंट को, इसमें जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह है, आवेश की जो प्रवाह है, उनको विरोध करे। वही क्या है? आपका प्रतिरोध होगा। सीधा सीधा याद कीजिए ना, प्रतिरोध का मतलब किसी चीज़ को विरोध करना, और किसी चीज़ का मतलब कोई दूसरा चीज़ मत समझिएगा। आवेश का विरोध करना, करंट का विरोध करना, इनको समझना है ना। तो चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध को हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं, क्योंकि इसको इंग्लिश में प्रतिरोध को रेसिस्टेंस बोला जाता है, इसीलिए कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। और प्रतिरोध को सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे सूचित करेंगे? जहाँ ये जिगजैग लाइन टाइप का जो होता है, ये जिगजैग लाइन समझिए, ये बहुत अच्छा लाइन कहा जाए। इंसान के हार्ट में भी जिगजैग लाइन होती है ना। और जब ये जैसे होता है ना, एक होता है टेस्ट आपका ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहा जाए, तो क्वेश्चन कभी बोर्ड में पूछे या कोई कंपटीशन लेवल में भी कि ईसीजी का संबंध किससे है, तो ईसीजी का संबंध हो गया आपका चेस्ट यानी छाती, इनका जो चेकअप होता है वो ईसीजी हो गया। और एक होता है ईईजी जो आपको संबंध मस्तिष्क से। खैर, आपको ईसीजी में इसी ऐसे ही आपका देखिएगा कि ऊपर नीचे या मूवी सब में देखिएगा हीरो वगैरह का, है ना, जब वो देखता रहता है तो लैपटॉप उसका कंप्यूटर पर चलता रहता है एकदम जिगजैग लाइन। खैर, अभी वहाँ नहीं आइए मूल में। खैर, ये बात करने से एक जी के निकल गया कि ईसीजी का संबंध हृदय से है। सी का मतलब होता है कार्डियो, और वो हृदय हुआ, ठीक है। तो ये लाइन जो सूचित करेगा, ये ऐसा सिंबल, वो क्या सूचित करेगा आपको? रेसिस्टेंस बोले तो प्रतिरोध को। और प्रतिरोध का ऐसा मात्रक हमेशा पूछ दिया जाता है, उसको हम ओम कहते हैं। ओम को सूचित कैसे करते हैं? इस सिंबॉलिक रूप में ओम को सूचित करेंगे तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक समझ में आ गया। ओम का नियम आपको जरूर बताया गया होगा या बताएंगे। तो ओम के नियम के अनुसार क्या होता है ना, प्रतिरोध का परिभाषा यहीं से निकलता है कि प्रतिरोध जो होता है उसके वोल्ट बट्टा धारा यानी आर बराबर भी बट्टा आई। हालांकि भी बराबर आई आर होता है, प्रतिरोध मतलब ओम के नियम से फार्मूला निकलता है, लेकिन वहीं से आर बराबर, यदि यहाँ मान लीजिए एक फार्मूला है आई बराबर या आर बराबर भी बराबर आई आर, है ना, भी बराबर आई आर, इस आर को छोड़ दीजिए और इस आई को इस तरफ ले आइएगा तो गुना वाला चीज़ बट्टा में नहीं चला आया। तो यहीं से हम एक सूत्र निकाल दिए कि रेसिस्टेंस बराबर क्या होता है? वोल्ट बट्टा धारा। आई किसको सूचित करता है? करंट को, ठीक है। उच्च प्रतिरोध को किस प्रोसेस से हम लोग नापते हैं? तो हाई प्रतिरोध को मेगर विधि द्वारा नापते हैं। एक बड़े लेवल के पेपर में पूछा जाएगा जब आपका नौकरी वगैरह हो। क्लास 10th में ऐसा तो नहीं पूछता है, लेकिन आपकी जानकारी देते जब प्रतिरोध पढ़िए नहीं तो थोड़ा छोटा छोटा बात पढ़ लीजिएगा तो फ्यूचर में आपको काम देगा। तो प्रतिरोध को हम लोग मेगर विधि द्वारा नापते हैं, लेकिन जो प्रतिरोध आपको नहीं पता हो, अज्ञात प्रतिरोध, उसको हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज से नापते हैं, बनाते हैं। ये व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? आपका लास्ट जो टॉपिक समय बचेगा लास्ट में, तो हम आपको 2-4 न्यूमेरिकल करवाएंगे, उसमें व्हीट स्टोन ब्रिज ऐसे करके याद रखना पड़ेगा। व्हीट माने गेहूं से रिलेटेड, स्टोन माने पत्थर, ब्रिज माने पुल, ऐसे करके याद रखिएगा तो थोड़ा लंबे समय तक याद रहेगा कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है। अभी इसमें हम व्हीट स्टोन ब्रिज आपको अच्छे से नहीं समझा पाएंगे। बस इतना समझिए कि अज्ञात प्रतिरोध को किस में मापते हैं? तो व्हीट स्टोन ब्रिज प्रोसेस से मापते हैं। एक क्वेश्चन और आता है, 1 ओम प्रतिरोध क्या है? ये 1 ओम प्रतिरोध का मतलब हो गया कि यदि किसी चालक से, चालक जब जब कह रहे दिमाग में क्या फीलिंग आ रहा है, वैसा चीज़ जिससे करंट प्रवाहित होता है, तो वैसा चीज़ जिससे करंट प्रवाहित होता है उनके दोनों सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करके
उससे 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए। हम उससे कितने वोल्ट एम्पियर प्रवाहित कर रहे हैं? 1 वोल्ट और 1 वोल्ट विभवांतर प्रवाहित करके उससे 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए, उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। सीधा सीधा समझिए, 1 ओम बराबर क्या होता है फॉर्मूला। अब ये बताए 1 वोल्ट विभवांतर आपको क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, और उसमें 1 एम्पियर विद्युत धारा भी प्रवाहित किया जाता है। इसके रेशियो को हम लोग 1 ओम कहते हैं। तो कभी क्वेश्चन छोटे छोटे पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर से, तो समझ जाइएगा 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करके उससे 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करना ही क्या कहलाएगा, उस प्रतिरोध का 1 ओम कहलाएगा। अब एक और क्वेश्चन है जो आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, और ये आपको ऑब्जेक्टिव सेक्शन में बहुत काम देगा, ऑब्जेक्टिव में खासकर, और कंपटीशन लेवल में भी इन पॉइंट से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो मूल रूप से बहुत सारा बातों पर निर्भर करता है। हम 2-3 बातों को आपको जानकारी देंगे जो भी आए हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है चालक की लंबाई पर। क्वेश्चन एकदम सटीक ऐसे ही आता है। अगर चालक यानी इसकी लंबाई बढ़ा दी जाए, कोई चालक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उस पर प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि एक फार्मूला होता है रेसिस्टेंस बराबर L/T। जब ये लंबाई की मात्रा बढ़ाओगे नहीं तो कम संख्या से उसी संख्या से भाग दोगे तो रेसिस्टेंस तो ज़्यादा आएगा ही। सीधा सीधा याद रखिएगा, चालक में अगर लंबाई बढ़ा दिया जाए तब प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाए। प्रतिरोध माने विरोध, प्रतिरोध माने विरोध। अब यहाँ से मान लीजिए आप जनरेटर चालू कीजिए, यहाँ से करंट प्रोड्यूस करवा रहे हैं और आप यहाँ से दूर दराज 2 किलोमीटर तक करंट ले जाइएगा तो लंबाई तो चालक तार तो बढ़ ही जाएगी ना। और जब ये चालक तार की लंबाई बढ़ गया तो प्रतिरोध क्या होगा, ऑलरेडी बढ़ जाएगा, विरोध हो गया, आपका करंट वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा सही से। तो चालक तार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। वहीं चालक तार की मोटाई बढ़ा दूं, अगर इतना मोटा तार ले ले तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखते हैं घर की बिजली वायरिंग जो होती है तो वहाँ पतली तार ना दे करके थोड़ी सी मोटी तार दिया जाता है। क्यों? एरिया, जब ये तार की एरिया बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घट जाएगा, विरोध ज़्यादा उत्पन्न नहीं होगा। तो 2 बातें आपको यहीं पर रट ली हैं कि चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल अर्थात क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, और लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। 2 बात दिमाग में सेट कर लीजिए, बराबर ऑब्जेक्टिव आज नहीं तो कल आपको भविष्य में जरूर काम देगा कि चालक तार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, चालक तार की मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। और एक और टॉपिक है मोटाई कहने का सेंस, देखो ना, जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो मोटा चीज़ से अगर किसी पतला चीज़ में कम चीज़ में भाग दोगे तो रिजल्ट कम में ना आएगा। कम रिजल्ट का मतलब कौन सा रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, रेसिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। क्षेत्रफल की डाटा अगर ज़्यादा यानी ज़्यादा अंक से भाग दोगे, L तो वही है, तो आपका रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध घट जाता है, लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा क्योंकि ऊपर में क्या है, L है। एक और है चालक के ताप पर। अगर हम इस कंडक्टर की टेम्परेचर बढ़ा दूं, इस चालक की ताप बढ़ा दूं तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। एक अपवाद है, जैसे जर्मन सिल्वर और मैग्नीज जैसे कुछ ऐसे वायर होते हैं, तार होते हैं, जर्मन सिल्वर और मैग्नीज, इन दोनों वायर का अगर ताप आप बढ़ा भी देते हैं तो प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं होगा, नहीं बढ़ेगा। जर्मन सिल्वर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जर्मन सिल्वर क्या चीज़ का मिश्रण है, तो कजनी। कैसे याद रखिएगा, सजनी ना करके मैं कजनी कर रहा हूँ, कजनी। कजनी का मतलब क से कॉपर, जी से जिंक और नी से निकेल। कॉपर और जिंक निकेल के मिश्रण से क्या बनता है, आपका जर्मन सिल्वर बनता है। तो याद रखिएगा जर्मन सिल्वर का मिश्रण क्या है, कॉपर, जिंक और निकेल। और इनकी टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा क्या, प्रतिरोध पर कोई प्रभाव ही उत्पन्न नहीं होगा, प्रतिरोध नहीं बढ़ेगा। तो उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। अब हम इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं, लिखते हैं अगले पॉइंट को, ठीक है। तो ये है अपना अगला क्वेश्चन कि विशिष्ट प्रतिरोध की प्रतिरोधकता क्या है। ये भी कभी कभी छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि विशिष्ट प्रतिरोध की प्रतिरोधकता क्या है। तो याद रखिएगा, चालक पदार्थ के इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद, हम बताए थे इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल यानी ए से इंडिकेट करते हैं। तो चालक पदार्थ के इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले इकाई लंबाई के खंड का, इकाई लंबाई के खंड का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध की प्रतिरोधकता कहलाता है। फिर से, कोई भी चालक पदार्थ हो जिससे हम करंट प्रोड्यूस करते हैं, प्रवाहित हो सकता है, उसके इकाई अनुप्रस्थ माने छोटी से छोटी एरिया की बात बता रहा हूँ, और उनके इकाई लंबाई के खंड, इकाई लंबाई के खंड कहने का सेंस L और A का रेशियो कहा जाए।
हालांकि इकाई को हम डेल्टा से भी इंडिकेट करते हैं। मान लीजिए ऐसे की बात बता रहा हूँ, तो इकाई अनुप्रस्थ का परिच्छेद का क्षेत्रफल यानी डेल्टा ए ले लिए और लंबाई को डेल्टा एल ले लिए, इनके अनुपात यानी इनके प्रतिरोध का उसका विशिष्ट प्रतिरोध की प्रतिरोधकता कहलाएगी। याद रखना है कि विशिष्ट प्रतिरोध की प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। हालांकि सिंबॉलिक फॉर्म में पूछे तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं ओम मीटर, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछ देता है, विशिष्ट प्रतिरोध की प्रतिरोधकता के बाद विशिष्ट चालकता क्या है। तो विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। जैसे विशिष्ट प्रतिरोध लिखे है ना, इसको उल्टा कर दीजिए, प्रतिलोम का मतलब ही होता है उल्टा। उसके विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। और विशिष्ट चालकता का ऐसा मात्रक क्या होगा, जब उल्टा कर दीजिएगा, ओम मीटर का उल्टा क्या हो गया, ओम नीचे चलाएगा, मीटर भी नीचे चलाएगा, और उसको जब ऊपर ले जाएगा तब माइनस में हो जाएगा, अर्थात प्रति ओम प्रति मीटर कह सकते हैं इसको, ओम प्रति मीटर। इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, ओम प्रति मीटर, प्रति ओम प्रति मीटर नहीं, ओम प्रति मीटर ऐसे रखो, हाँ ओम प्रति मीटर होता है। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाएगा आपको कि प्रतिरोध का ताप गुणांक क्या है। तो प्रति इकाई ताप वृद्धि से चालक पदार्थ के प्रतिरोध में होने वाली आंशिक वृद्धि को प्रतिरोध का ताप गुणांक कहते हैं। ये छोटा छोटा डिफिनीशन पूछ दिया जाता है, फिर से समझो। प्रति इकाई ताप वृद्धि से चालक पदार्थ के प्रतिरोध में होने वाली आंशिक वृद्धि को प्रतिरोध का ताप गुणांक कहते हैं। और इसको हम लोग क्या चीज़ से सूचित करते हैं, अल्फा से। और इसका ऐसा है मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रति डिग्री सेल्सियस कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप इसको समझे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हालांकि ये 10th की परीक्षा में उतना नहीं पूछा जाता है, फिर भी छोटी छोटी जानकारी आपको रखना पड़ेगा, जब आपके टॉपिक में डाला है तो हो सके पूछ दे। अब हम लोग लिखेंगे ओम के नियम को पढ़ेंगे। लिखते हैं ओम का नियम क्या है। तो ये है अपना ओम का नियम को लिखे और सत्यापन करें। ये क्वेश्चन बराबर 10वीं क्लास में पूछ दिया जाता है और आपको इस पर बहुत बेसिक जानकारी मिलेगा, जो आपको कंपटीशन लेवल में भी आप ओम के नियम अगर इसको देख लेते तो काफ़ी आपको मतलब हेल्पफुल होगा। तो ओम के नियम को लिखें और सत्यापन करें। सबसे पहले ओम का नियम होता क्या है, इनकी डिफिनीशन को हम लोग जानेंगे। ओम के नियम के अनुसार अचर ताप पर, कोई कांस्टेंट टेम्परेचर ले लीजिए, अचर ताप पर किसी चालक से, चालक बोले तो कोई वैसा वायर जिससे करंट प्रवाहित हो, वैसा पदार्थ के जिससे करंट प्रवाहित हो, तो किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। विद्युत धारा जो होता है उसके सिरों के बीच, ये देखिए ना, समझिए ना, ये अपना बैटरी हो गया, ये कुंजी हो गया, यहाँ से कोई करंट जा रही है, करंट जा रही है, करंट जा रही है, यहाँ पर क्या लगा है आपका, वोल्ट लग गया, विभवांतर को मापने वाले यंत्र हो गया वोल्ट मीटर। तो वही चीज़ है कि सिरों के बीच के विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। और यही है कि अर्थात भी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा आपको, आई, यानी विभवांतर जो है ये धारा की क्या है, सीधा समानुपाती है। विद्युत धारा सीधा समानुपाती विभवांतर का कहिए, या विभवांतर सीधा समानुपाती आप धारा का कहिए। यहीं पर अगर हम भी बराबर आई आर दिए तो सर ये आर क्यों आया, ये समानुपाती सिंबल को हटा करके अगर बराबर देते तो यहाँ आर आ गया आपका कांस्टेंट, ये एक नियतांक है आर। भी विभवांतर को दर्शाता है, आई क्या दर्शाता है आपको, विद्युत धारा को दर्शाता है। और यहीं से हम 3 सूत्र का निर्माण करेंगे। कैसे, अगर आर को छोड़ दिया जाए और आई को इधर ले आएगा तब भी के बट्टा में आई नहीं चलाएगा, तो आर बराबर आपको भी बट्टा आई याद रखना पड़ेगा। जब आगे हम आपको कुछ ऐसे उसमें विद्युत धारा का उसमें व्यंजक प्राप्त करेंगे तो ये सूत्र सब वहाँ आपको यूज में लेना पड़ेगा, तो अभी ध्यान में रखिएगा। इसी सूत्र से 3 सूत्र बन रहा है। अगर मैं आई डिमांड करूँ तो आई के लिए क्या करना पड़ेगा, आर को नीचे, मतलब इस आई के लिए भी के नीचे फेंकना पड़ेगा आर को, यानी आई बराबर क्या हो जाएगा, भी बट्टा आर। इसी सूत्र से ये तीनों सूत्र बना है। और इतना डायलॉग आपको लिख देना पड़ेगा इस सत्यापन करने के लिए कि हमने क्या किया इसकी रचना में। माना कि 1 वोल्ट के कोई बैटरी से, 1 वोल्ट का ये क्या है, बैटरी से विद्युत बल्ब लगा है, मान लीजिए वोल्ट मीटर है, एमीटर है, स्विच भी लगा हुआ है, इनको हम जोड़ दिए, कोई बल्ब इसमें जोड़ दिया, मान लीजिए यहाँ पर आपको बल्ब जोड़ना है तो एगो बल्ब बना दीजिए, इस टाइप से बल्ब बना है, ठीक है। यहाँ एमीटर चालक में प्रवाहित होने वाली धारा को मापता है, स्वाभाविक है। एमीटर का उपयोग क्या कहाँ होता है, करंट को नापेगा। वहीं वोल्ट मीटर क्या होगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच की विभवांतर को मापता है। ओम के नियम कहता है कि चालक, 2 चालक लिखा गया ना, इसको मिटा देता हूँ।
ओम के नियम के अनुसार यानी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा उस चालक के विभवांतर का क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। अर्थात विभवांतर बढ़ाने पर धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। जब आप विभवांतर बढ़ाइएगा तो धारा बढ़ेगा, या धारा बढ़ेगा तो विभवांतर का मान भी बढ़ेगा। दोनों क्या एक दूसरे का समानुपाती है, तो इनको याद रखिएगा। और एक दो ऑब्जेक्टिव है कि ओम के नियम से ग्राफ क्या होता है, एक सीधी रेखा में आपको प्राप्त होगा। और वहीं ओम का नियम डीसी बोले तो दिष्ट धारा एवं धात्विक चालक पर लागू होता है। यह नियम अर्धचालक, जर्मेनियम, सिलिकॉन, डायोड, ट्रायोड पर लागू नहीं होता है, तो इसको भी आप बाद में याद रखिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है आपका ओम के नियम का सत्यापन और ओम का नियम। इन सारे बातों को बढ़िया से आप एक बार दो बार देख लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा, समझिएगा। ये क्वेश्चन आपको 10th क्लास में पूछता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे प्रतिरोध को जो श्रेणी क्रम संयोजन से और या समांतर क्रम में संयोजन में जोड़ते हैं, उन टॉपिक को पढ़ेंगे। लिखते हैं प्रतिरोध के बारे में। तो ये है अपना प्रतिरोध का संयोजन, यानी आपसे पूछा जाएगा कि प्रतिरोध के संयोजन को लिखे। तो प्रतिरोध का जो सजाने की तरीका है, इनकी जो संयोजन है वो 2 प्रोसेस से होती है, जो कि आपके आंसर में लिख दिए हैं कि प्रतिरोध का संयोजन 2 विधि से होती है। एक है आपका श्रेणी क्रम संयोजन और एक है आपका समांतर क्रम संयोजन। सबसे पहले हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन को पढ़ लेते, उसके बाद समांतर क्रम संयोजन को पढ़ेंगे। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि प्रतिरोध की सीधी रेखा में जुड़ी रहती है। जैसे कि यहाँ देखो R1, R2, R3, एक मैंने क्या किया, सीधी रेखा में आपको जोड़ दिया। तो मूल रूप से क्वेश्चन पूछा भी जाएगा कि सीधी रेखा में जो प्रतिरोध जुड़े रहते हैं वो कौन सी क्रम में होते हैं, तो आपका हो जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन में। साथ ही साथ जहाँ एक प्रतिरोध का अगला सिरा दूसरे प्रतिरोध के पिछले सिरा से जुड़े रहते हैं, इस प्रतिरोध का जो अगला सिरा है दूसरे प्रतिरोध के इस पिछला सिरा से जुड़ा है, फिर इस प्रतिरोध के लिए ये जो अगला सिरा है ये इस प्रतिरोध के पिछले सिरा से जुड़ा रहता है। इतना बात आपको याद रखना है श्रेणी क्रम संयोजन में। मैंने क्या बताया, श्रेणी क्रम संयोजन में सभी का सभी प्रतिरोध एक सीधी रेखा में जुड़ी रहती है, जिसमें एक प्रतिरोध का अगला सिरा दूसरे प्रतिरोध के पिछला सिरा से जुड़ा रहता है, जो आपको यहाँ पर भली भांति अच्छे से समझा दिए हैं। ठीक है, और इसमें 2-4 बातें और आपको समझना पड़ेगा जो ऑब्जेक्टिव सेशन से पूछा जाता है। क्या इसमें छोटे छोटे प्रतिरोध मिलकर के एक बड़ा प्रतिरोध का निर्माण करता है। छोटा R1, R2, R3, R4, R5, R6 जाते जाते Rn तक काफ़ी छोटे छोटे प्रतिरोध है जो मिलकर के एक बड़ा प्रतिरोध बनता है, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया। Rs का मतलब हो गया वैसा प्रतिरोध जिसको हम सीरीज में सजाए हैं, ऐसे इसीलिए यहाँ पे इंडिकेट कर दिए हैं। दूसरा पॉइंट आपको ये भी याद रखना है कि श्रेणी क्रम में वोल्टेज आपको क्या करेगा, घटता रहेगा, बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा। तो वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज आपको घटता है किंतु धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर यहाँ करंट जितना है वही करंट यहाँ है, वही करंट यहाँ, वही करंट यहाँ, धारा आपको हमेशा समान रहेगा। किस में, श्रेणी क्रम संयोजन में। लेकिन वोल्टेज क्या होगा, आपका घटेगा। कैसे वोल्टेज घटेगा, अब नज़दीक में हम यहाँ जनरेटर चला दिए और यहाँ से आप दूर दराज तक वायर को ले जाएगा तो वोल्टेज तो आगे जाके घटेगा ही ना घटेगा। तो वोल्टेज पर प्रभाव पड़ेगा श्रेणी क्रम में, लेकिन आपको करंट पर, धारा पर कोई प्रभावित नहीं होगा। दूसरी बात आपको ये भी याद रखना है कि श्रेणी क्रम संयोजन में अगर एक जगह खराबी आ गया ना तो पूरा परिपथ खराब हो जाएगा। परिपथ कहने का सेंस आगे की लाइट की मतलब बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आगे भी आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो ये भी ऑब्जेक्टिव होता है, और ये दोष कहा जाए श्रेणी क्रम संयोजन का। अगर एक जगह खराबी हो गया तो पूरे जगह आपका खराबी हो जाएगा। जैसे आपके पावर हाउस बोले तो बिजली घर से, विद्युत गृह से अगर करंट आता है आपके गांव में और एक जगह अगर बीच में कहीं गड़बड़ हो गया तो समझिए उस क्षेत्र के सभी एरिया का लाइट क्या हो जाता है, लगभग कट जाता है। तो इनको भी याद रखिएगा। इसी वजह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिजली घर से बिजली लाने के लिए आपको श्रेणी क्रम संयोजन का ही उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से बिजली लाएंगे, अगर एक जगह गड़बड़ हुआ तो पूरे का पूरे जगह आपको कट जाता है। तो ये छोटे छोटे बात को आपको याद रखना है। एक बार फिर से दोहरा दूँ, ये छोटी बातों को, छोटा छोटा प्रतिरोध मिलकर के बड़ा प्रतिरोध बनाते हैं। और श्रेणी क्रम संयोजन में वोल्टेज घटेगा लेकिन धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, परिपथ में अगर एक जगह गड़बड़ी आ जाए तो पूरे का पूरे परिपथ खराब हो जाएगा। और क्वेश्चन ये भी आएगा कि विद्युत गृह यानी बिजली घर से बिजली लाने में किस क्रम का उपयोग किया जाता है, तो श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग किया जाता है। एक छोटा सा आपका ये तो फॉर्मूला समझिए गया, एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल
कि 2 ओम 4 ओम और 6 ओम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या है, ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। ये बहुत छोटा क्वेश्चन पूछे हैं, हम ढेर सारा क्वेश्चन कराएंगे आपको, बहरहाल इसको जानकारी के लिए मैंने छोटा से क्वेश्चन ले लिए। तो श्रेणी क्रम संयोजन में आपको जो जो प्रतिरोध दिया रहेगा वो लिख दीजिएगा और यहाँ लिख दीजिएगा कि प्रतिरोध को किस क्रम में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के अनुसार किस क्रम में बोला जोड़ने के लिए श्रेणी क्रम संयोजन में। तो श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र होगा R1 जोड़ R2 जोड़ R3 से R3 तक काहे लिखे, R4 काहे नहीं लिखे, क्योंकि आपको 3 ही प्रतिरोध दिया था इसलिए मैं R3 तक लिखा। अगर 4 प्रतिरोध रहता तो हम R4 लिखते ना, तो R बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3 सबको जोड़ करके 12 ओम आ गया। प्रतिरोध कैसे मात्रा क्या होता है, ओम होता है। तो उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग दूसरा क्रम पढ़ेंगे और उस क्रम का नाम आपको याद हो गया होगा, हम पढ़ेंगे समांतर क्रम। लिखते हैं समांतर क्रम। तो ये है अपना समांतर क्रम संयोजन, बराबर पूछ लिया जाता है। अभी हम सत्यापन नहीं कर रहे हैं, सत्यापन श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों को आपको अच्छे से करेंगे। अब इनको आप डिफिनीसन समझिए क्या कहता है, और ख़ासकर इसमें जो मैं स्टार दे रहा हूँ वो स्टार आपको अभी तो जो काम देगा वो देगा ही, लाइफ ज़रूर बना देगा, क्योंकि बहुत दर्दनाक क्वेश्चन कहा जाए जब आप पेपर देने जाइएगा तो वहाँ ऐसा छोटा छोटा स्टार हमेशा आपको मतलब डिस्टर्ब करेगा। तो अभी समझ लीजिए, समांतर क्रम संयोजन कहने का सेंस, इस क्रम में प्रतिरोध को एक सीधी लाइन में नहीं जोड़ा जाता है। सीधी लाइन में हम किस में जोड़े थे, श्रेणी क्रम संयोजन में। किस क्रम में जोड़ते हैं, इसमें एक प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के पिछले सिरा से क्या रहता है, आपका जुड़ा रहता है। जैसे एक प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के पिछले सिरा से क्या है, इसमें जुड़ा हुआ है। इसमें वोल्टेज का मान क्या रहता है, समान रहता है, परंतु धारा घटती है। उसमें क्या था, धारा समान था, वोल्टेज घटा था। यहाँ करंट देखो, यहाँ से अगर I धारा प्रवाहित हो रही है तो एक चल गया I1 में, I2 में, I3 में, ठीक है ना। तो धारा बटेगा लेकिन आपका वोल्टेज क्या होगा, वो नहीं बढ़ेगा, धारा का मान घट जाएगी, वोल्टेज आपका समान रहेगा। इसमें बड़ा बड़ा प्रतिरोध छोटे छोटे प्रतिरोध के रूप में विभाजित हो सकती है। जैसे कि कोई कैपिटल R मान लीजिए कोई भी रेसिस्टेंस है, वो R1 R2 R3 में क्या हो गया है, टूट गया है। और घरों की जो वायरिंग होती है, ये बड़ी क्रीम क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि घरों की वायरिंग में कौन सी क्रम में होती है, तो वो समांतर क्रम संयोजन में होती है। और समांतर क्रम संयोजन में मान लीजिए 1/, अगर RS लिखिए, RS S का मतलब सीरीज हो गया और N का मतलब हो गया एन टर्म ऑफ रेसिस्टेंस, यानी प्रतिरोध जो है आपको अनंत तक। तो 1/R बराबर 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3 ऐसे करते करते 1/R1 तक जाइएगा। तो ये समांतर क्रम संयोजन का आपका फॉर्मूला है। यहीं पर एक न्यूमेरिकल दे दे कि अगर मान लीजिए वही क्वेश्चन ले लेते 2 ओम 4 ओम तथा 6 ओम, ऐसा मान लीजिए क्वेश्चन है, प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन क्या होगा, समांतर क्रम संयोजन क्या होगा। सिंपल बात है, संयोजन क्या होगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। समांतर क्रम संयोजन के लिखेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन करके बता देता हूँ। जो दिया गया वो लिख लीजिए, दिया गया है R1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, रेसिस्टेंस नंबर 1 = 2 ओम हो गया ना। R2 का मान दे दिया अपना 4 ओम और R3 का वैल्यू दे दिया है 6 ओम। लिखेंगे चूँकि यहाँ पर दिया है समांतर क्रम संयोजन निकालना है, तो समांतर क्रम के लिए क्या जानते हैं हम लोग फॉर्मूला, 1/R बराबर 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3 ना। यहाँ पर लिख सकते 1/R बराबर 1/2 जोड़ 1/4 जोड़ा 1/6 दे सकते हैं। यहाँ पे 4 है, आपको नहीं दिखेगा, यही चीज़ को हम यहाँ पर लिख देते हैं 1/R बराबर, इन सब का एलसीएम लीजिएगा 6, 4 और 2 का, तो आपको लघुत्तम 12 आएगा। 2 से 12 को फोड़ो तो 6 मरतबे में फूट जाएगा, 4 से 12 को फोड़ो तो 3 मरतबे में फूट जाएगा, और 6 से 12 को फोड़ोगे तो 2 मरतबे में। सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 3 9 2 हो गया आपको 11/12। तो सर ऐसे ही आंसर रहेगा, ऐसा आंसर कभी नहीं होगा। यहाँ पे आपको प्योर रेसिस्टेंस निकालना है ना। ये तो आप समांतर क्रम में जोड़े हैं, इसको पलटी मार दीजिए, ये R चल जाएगा ऊपर में और 1 चल जाएगा नीचे में, तो नीचे में 1 लिखा नहीं जाता है बल्कि छिपा रहता है। और इस 12 को ऊपर ले जाइए और 11 आ जाएगा आपको नीचे। आपका आंसर इस फॉर्म में रहेगा। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी क्या है ना, ये भी ऑप्शन में डाल देता है, तो ये नहीं होता है, उल्टा ले करके लेना पड़ेगा। तो रेसिस्टेंस का वैल्यू हो गया 12/11। किस क्रम में हम लोग निकालेंगे, समांतर क्रम में। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो हम लोग अगला वीडियो आपको बनाएंगे
और वो जो डालेंगे इसमें अभी नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी इसमें बताएंगे तो आपको गोबर गणेश हो जाएगा। कहने का सेंस आप उतना अच्छे से नहीं समझ पाओगे। एक नए फ्रेश आपको हम वीडियो देंगे जिसमें आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों का हमको सत्यापन करना है। क्यों? क्योंकि आपकी परीक्षा में 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो सर दोनों पूछता है? नहीं, दोनों में से कोई एक पूछेगा। बड़ी आसान है, बढ़िया से समझिएगा। ये बेसिक बात लेकिन जानकारी आपको होना चाहिए जब आपको हम वो सत्यापन करेंगे। तो ये मेरा प्रयास कैसा लग रहा है आप लोगों का, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेते हैं हम विदा, तब तक के लिए आप सभी को गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।